RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। कक्षा 9 की भौतिक विज्ञान के लिए जो आपकी वीडियो चली हुई थी उसमें हम गति नामक चैप्टर को जो पार्ट 8 है आपका NCERT बुक में उसको लेकर चले हुए थे, जिसमें हमने इसकी थ्योरी, पाठ्य निहित प्रश्न और अभ्यास के 6 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। शेष बचे हुए प्रश्न हम आपको आज की वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तो आइए लेकर चलते हैं आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि जैसे आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी है, जैसा रिस्पॉन्स पिछली वीडियोस को दिया है, इस वीडियो को भी देंगे, क्योंकि आज हम इस चैप्टर को लगभग समाप्त कर देंगे। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगी और कितने समय पश्चात वह धरातल से टकराएगी। यानी अब की बार ये ऊर्ध्वाधर गति का क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है कि कोई वस्तु 20 मीटर की ऊंचाई से छोड़ी जाती है। जब वो छोड़ी गई तो छोड़ने पर प्रारंभिक वेग u की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। फिर उसके बाद कहा है कि ये पृथ्वी की ओर एक नियत गुरुत्वीय त्वरण से गिरती है। गुरुत्वीय त्वरण यानी जी से इसको प्रदर्शित करते हैं, जिसकी वैल्यू आपको दी हुई है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और अब पूछा है कि यह वस्तु कितने समय पश्चात पृथ्वी से टकराएगी और उसका टकराते समय वेग क्या होगा, अंतिम वेग क्या होगा। ये 3 राशियां आपको दी हुई हैं और ये 2 राशि आपको ज्ञात करनी है। देखिए, जब हमने आपको थ्योरी बताई थी उस समय आपको बताया था, जानकारी दी गई थी कि जो गति के समीकरण हैं क्षैतिज दिशा में ही नहीं बल्कि ऊर्ध्वाधर गति के लिए भी हम उनको प्रयुक्त कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर s की जगह h आ गया, प्रारंभिक वेग u, त्वरण a की जगह g आ गया, तो आपको t ज्ञात करना है। तो ऐसा समीकरण देखिए जिसमें आपका t और h आता हो। गति का दूसरा समीकरण, गति का दूसरा समीकरण होता है h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। चूंकि वस्तु ऊपर से छोड़ी गई है तो उसका वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा तो यहाँ पर प्लस। अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी जाती है तो उसका वेग घटता हुआ चला जाता है। उस अवस्था में हम यहाँ पर माइनस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हुए चले जाइए। h की वैल्यू आपकी आ गई 20 इक्वल टू ut, u की वैल्यू हमारी 0, तो 0 के साथ t तो हमें ज्ञात करना है, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं 0 इंटू टी प्लस 1/2। g की वैल्यू हमारी कितनी है, 10 है, 10 और टी स्क्वायर आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये 20 इक्वल टू 0 प्लस ये हो जाएगा आपका 5t स्क्वायर, तो 5t स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 20 और t स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 20/5, यानी कट के कितना आ जाएगा ये 4। तो t इक्वल टू हो जाएगा √4 यानी कि 2 क्या, यहाँ देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ये मीटर में है तो जाहिर सी बात है 2 सेकंड आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये पहला पोर्शन जो हमारा t ज्ञात करना था वो हमने ज्ञात कर दिया। अब हमें ज्ञात करना है v। तो इस v के लिए हम गति का तीसरा या पहला समीकरण कोई सा भी लगा सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास t भी है। तो गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण क्या है, v इक्वल टू u प्लस जी टी। v की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, u का मान है 0, g का मान है आपका 10 और t का आ गया था 2। तो जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो v इक्वल टू आ जाएगा 20 क्या, u की वैल्यू 0, लेकिन यहाँ मात्रक नहीं लिखा, इस अब v के लिए हमें मात्रक लिखना होगा, वो मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से 7वें क्वेश्चन के हमने दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिए। देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 8 में पुनः आपके सामने किसी कार का चाल समय ग्राफ प्रदर्शित किया गया है, जिसमें x अक्ष पर समय सेकंड में लिया गया है, जबकि y अक्ष पर कार की चाल मीटर प्रति सेकंड में ली गई है। तो इस ग्राफ के लिए हमें इन 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिनमें a पहले 4 सेकंड में कार कितनी दूरी तय करती है, इस अवधि में कार द्वारा तय की गई दूरी को ग्राफ में छायांकित अक्षेत्र द्वारा भी दर्शाना है।
और बी खंड में कहा गया है कि ग्राफ का कौन सा भाग कार की एक समान गति को दर्शाता है। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको इस ग्राफ के आधार पर ही देना है। तो आइए देखते हैं इस ग्राफ को हम कैसे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 8 में आपका एक ग्राफ इस प्रकार से दिया हुआ है और उस ग्राफ में पूछा है कि पहले 4 सेकंड में, शुरुआत से 4 सेकंड में पिंड के द्वारा चली गई दूरी कितनी है। देखिए ये आपका जो है एक चाल समय ग्राफ है और चाल समय ग्राफ में हम जो ग्राफ का एक्स अक्ष के साथ जितना भी क्षेत्रफल घिरा हुआ होता है उसी को दूरी कहते हैं। अब देखिए 4 सेकंड को हम ऊपर की ओर मिलाते हुए चले जाते हैं इस प्रकार से। इसी प्रकार से इसको अगर हम सीधे रूप में मिलाते हैं तो ये यहाँ 6 के साथ मिल जाता है। अब जो दूरी हुई ये इस ग्राफ और एक्स अक्ष के साथ जो दूरी है ग्राफ के रूप में हम इसको कुछ इस प्रकार से छायांकित कर सकते हैं। इसे नाम दे लीजिए ओ ए बी। यानी हमारा जो चित्र ओ ए बी है वो प्रदर्शित करता है इस कण के द्वारा पहले 4 सेकंड में चली गई दूरी को। अब इसका मान अगर हम निकालते हैं तो दूरी का मान कैसे निकाल सकते हैं। देखिए ये एक प्रकार से त्रिभुज बना हुआ है, इस प्रकार से लगभग एक त्रिभुज टाइप है जिसको ओ ए बी कह सकते हैं। तो दूरी हमारी हो जाएगी त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब इस क्षेत्रफल को कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पर ये कोण है 90 अंश का, यानी ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा लंब गुणा आधार। तो 1/2 लंब कितना है 0 से b तक यानी 6, ये हो गया 6, और आधार कितना है 0 से a तक यानी 4, आधार हो गया 4, 2 दूनी 4 और 3 6 दूनी 12। तो ये 12 मीटर के बराबर दूरी आ जाएगी जो कि इस कण के द्वारा पहले 4 सेकंड में चली गई है। और ग्राफ में भी हमें इसको रिप्रेजेंट करना था तो ग्राफ में ये आपका इस क्षेत्रफल को इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। क्वेश्चन में एक बात और पूछी है कि ग्राफ का कौन सा भाग एक समान गति को प्रदर्शित करता है। देखिए एक समान गति से तात्पर्य होता है कि कण की चाल एक समान हो, वो नियत चाल से चल रहा हो। जैसे यहाँ पर इसकी चाल थी 0, यहाँ जाने के बाद इसकी चाल हो गई 2, यहाँ जाने के बाद इसकी चाल हो गई 4, यहाँ जाने के बाद चाल हो गई 6। तो इस प्रकार से इस ग्राफ में तो चाल बदल रही है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ आगे चले, अब इस बिंदु को ले लीजिए, ये ए बी, ये बिंदु मान के चलिए सी है, तो यहाँ सी पर वैल्यू को लगभग यहाँ देख लीजिए ये 8 है। सपोज कीजिए, मान लीजिए कि ये बिंदु सी पर 8 थी। अब यहाँ ये भी आगे 8, आगे भी 8, तो इस रेखा पर जो एक अक्षैतिज रेखा है एक्स अक्ष के समांतर रेखा है वो एक नियत चाल को प्रदर्शित करती है। यानी यहाँ पर कण की चाल नहीं बदलती, और जब चाल नहीं बदलती तो वो एक समान गति से गति कर रहा है, एक समान चाल से गतिशील है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ग्राफ का भाग सी डी पिंड की एक समान चाल को, एक समान गति को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं संभव हैं तथा प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दें। ये अवस्था में ए है कोई वस्तु जिसका त्वरण तो नियत हो परंतु उसका वेग 0 हो, क्या ऐसा संभव है? यदि संभव है तो वो कौन सी अवस्था होगी। खंड बी में कहा गया है कोई त्वरित वस्तु एक समान चाल से गति कर रही हो, इस अवस्था को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 के एक खंड में क्या पूछा है कि क्या ऐसी स्थिति संभव हो सकती है कि किसी वस्तु में त्वरण तो हो परंतु वेग 0 हो, यानी इसके अंदर वेग ना हो। तो ये भी कहा जा सकता है। अब इससे पहले मैं आपको एक अवस्था ऐसी बताता हूं कि पिंड में वेग तो हो लेकिन उसमें त्वरण 0 हो, वेग हो लेकिन त्वरण 0 हो। यानी अगर पिंड एक सीधी रेखा में चल रहा है, एक निश्चित दिशा में चल रहा है नियत चाल से, जब वो नियत चाल से चलेगा उसकी चाल परिवर्तित न हो तो उसमें त्वरण का मान क्या होगा 0। त्वरण 0 अर्थात उसके अंदर कुछ त्वरण है या नहीं है, इसको हम कह सकते हैं त्वरण उसके अंदर नहीं है। और ये भी कहा जा सकता है कि त्वरण है। अब इस राशि का प्रयोग हम यहां पर करेंगे। देखिए अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, विराम में है, तो इसका मतलब है कि उसका वेग क्या है 0 है, 0 है, बार बार आपको बताया पहले ही। अब इसी अवस्था में
उसका त्वरण भी क्या होगा, त्वरण उसके अंदर जरूर होगा, लेकिन वो क्या होगा, शून्य। यानी रुकी हुई वस्तु में वेग नहीं है, त्वरण है। त्वरण क्या है, शून्य। हम रुकी हुई वस्तु के लिए ये भी कह सकते हैं कि उसमें वेग नहीं है, त्वरण है, त्वरण भी क्या है, शून्य है। तो इस उदाहरण को हम आसानी से कहीं भी प्रयुक्त कर सकते हैं। खंड 3 में कहा गया है, कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो और त्वरण उसके लंबवत हो। यदि ऐसी कोई अवस्था संभव है तो इन्हें हमें उदाहरण सहित प्रदर्शित करना है, उदाहरण सहित समझाना है। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, इसका बी पार्ट जो है उसमें कहा है कि क्या किसी पिंड में ऐसा संभव है कि उसमें त्वरण तो हो लेकिन वो उसकी गति के लंबवत हो। तो इसके हमें दो एग्जांपल आपको बता रहा हूं। जैसे मान के चलिए हम किसी ऊंचाई पर खड़े हैं, उस ऊंचाई से हम सीधी रेखा में किसी वस्तु को फेंकते हैं सीधे। तो हमने उस वस्तु को सीधे फेंका, लेकिन वो वस्तु धीरे 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 नीचे की ओर गति करेगी और नीचे की ओर लगने वाला त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, गुरुत्व त्वरण। और इन दोनों के बीच में कितने अंश का कोण है, 90 अंश का। यानी कह सकते हैं कि किसी ऊंचाई से अक्षैतिज दिशा में फेंकी गई वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है, जो कि उसकी गति के लंबवत होता है। इसी प्रकार से अगर कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तो वृत्तीय गति करती हुई वस्तु में भी, जैसे ये वेग यहाँ इस प्रकार से गति कर रहा है, वस्तु की वेग यहाँ ये है। अब उसके बाद जो त्वरण होगा, वस्तु पर जो लगा हुआ त्वरण होगा, वो इसके लंबवत होगा, 90 डिग्री पर होगा। किसी भी अवस्था में यहां पर अगर वेग ऐसे होगा तो त्वरण की दिशा केंद्र की ओर ली जा सकती है। तो प्रत्येक दशा में आप वृत्तीय गति को इस उदाहरण के रूप में ले सकते हैं कि वस्तु का वेग और त्वरण एक दूसरे के लंबवत होते हैं। दोनों उदाहरण आपके इसी प्रकार के हैं। तो आइए अब लेकर चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, जो कृत्रिम उपग्रह है वो पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूमता है। तो यहाँ वृत्तीय गति के आधार पर आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में जो राशियां दी गई हैं उसको देख लीजिए। यहाँ पर उपग्रह की त्रिज्या r दी गई है 42,250 किलोमीटर और कहा गया है कि ये पिंड t बराबर 24 घंटे में अपनी एक परिक्रमा पूरी कर लेता है, एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो उपग्रह की चाल यानी वेग ज्ञात करना है। अब चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे समय। चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। जिस प्रकार से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाती है, उसी प्रकार पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह भी एक वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाएगा। यानी एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। तो ये दूरी इसकी परिधि कहलाती है। तो पहले हमें इस कण की परिधि निकालनी होगी, इस उपग्रह की परिधि, पथ का जो दूरी है वो निकालनी पड़ेगी। तो दूरी इक्वल टू है आपकी परिधि के बराबर और परिधि होती है 2 पाई r के। और r यानी त्रिज्या कितनी है, 42,250 किलोमीटर है। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं दूरी इक्वल टू 2 पाई का मान होता है 3.14 या 22/7 और गुना लिख देंगे 42,250। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट करके इसकी दूरी की गणना कर सकते हैं। पहले आप ये कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद जब हम चाल निकालते हैं तो चाल बराबर हो जाएगी दूरी बटे समय क्या है 24, यानी 2 गुना 22/7 लिखना हो मैं 3.14, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुना 42,250 और अपोन में इसके लिख देंगे हम 24। और जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद गुना भाग आप लोग खुद भी करके देख लेना, यह आ जाएगा लगभग 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि ये राशि हमारी किलोमीटर में है, ये घंटे में है, तो परिधि भी किलोमीटर में ही आएगी और टोटल दूरी के अनुसार चाल हो जाएगी इतने किलोमीटर प्रति घंटा।
तो आप इन कैलकुलेशंस को करके देख लेना, आंसर आपका सही आ जाएगा। ये लगभग में है, पॉइंट में आपका आ सकता है। तो आज की वीडियो में हमने आपके अभ्यास के प्रश्न भी इस चैप्टर के कंप्लीट कर दिए। तो हमारा ये गति नामक चैप्टर जो भौतिक विज्ञान से पहला चैप्टर है और विज्ञान से 8वां चैप्टर है, हमने आज ये कंप्लीट कर लिया, इसकी थ्योरी, इन टेक्स्ट क्वेश्चन और अभ्यास के प्रश्नों के साथ। उम्मीद करते हैं कि आपने हमारी सभी वीडियो अच्छी प्रकार से समझ ली होंगी, आपको अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। तो इसके बाद आगे के चैप्टर हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।